नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसका बहुत समय से इंतजार था, आखिर में हो गई। और इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा है उसमें कांग्रेस का सरेंडर पर सरेंडर है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा सरेंडर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी लोकसभा में, और देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रही है, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है। उस पार्टी की यह दुर्दशा हो जाएगी कि एक विधानसभा चुनाव में वो एक नहीं दो लोगों के सामने सरेंडर करेगी। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। 74-75 सीटें हैं विधानसभा की। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी मां मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 15 साल आरजेडी का शासन रहा है। बीच में नीतीश कुमार के साथ 1.5 साल और रहा है, उसमें उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं था, इस पर कोई विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा जताते हुए अपनी हैसियत को, जो उसकी जमीन पर है, उससे ज्यादा बताने की कोशिश कर रही थी। और इसको स्थापित करने के लिए, इस धारणा को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा, और नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी का अभियान चलाया। राहुल गांधी जिस दिन से इस यात्रा से निकले हैं उसके बाद वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी ये शब्द उनकी जबान पर आया नहीं। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से वो इस यात्रा के बाद विदेश चले गए, 4 देशों की यात्रा पर चले गए। उसके बाद देश में अलग अलग राज्यों में घूम चुके हैं वो, बिहार नहीं आए जहां चुनाव हो रहा है। और आज गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सबको इंतजार था। अभी तक राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा के दौरान और उसके अलावा भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया मुख्यमंत्री के रूप में तो लोगों को जंगल राज की याद आ जाएगी, और उसके अलावा जो सवर्ण मतदाता है जो कांग्रेस के साथ आ सकता है बीजेपी से चिटक कर, वो नहीं आएगा। वो सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। तेजस्वी अड़ गए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे तो साथ नहीं देंगे। राहुल गांधी को आत्मसमर्पण करना पड़ा, कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े। तो तेजस्वी यादव की तो ताकत है बिहार में, जनाधार है उनकी पार्टी का। उनके पास एक कोर वोट है मुस्लिम यादव का। यह अलग बात है कि उसमें वो कुछ जोड़ नहीं पाए, न उनके पिता जोड़ पाए, न उनकी मां जोड़ पाई, न वो जोड़ पाए। तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा मजाक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो उसका भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस होगा। उनके पिता चारा घोटाले में 32 साल की सजा हो चुकी है उनको, 1-2 साल नहीं, 32 साल। वो अभी जमानत पर रिहा है स्वास्थ्य का बहाना बनाकर। और खुद तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी मां राबड़ी देवी, उनकी बहन मीसा भारती और उनकी एक और बहन, और उसके अलावा रेलवे के कुछ अधिकारी, जमीन के बदले नौकरी। इस घोटाले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे कि यह रद्द कर दिया जाए, यह मामला न चले। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मामला चलेगा, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले चुकी है। तो तेजस्वी यादव खुद और उनका परिवार कब जेल चला जाएगा किसी को मालूम नहीं है। तेजस्वी यादव ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो 0 टॉलरेंस में क्या होगा कि वो जाकर सरेंडर कर देंगे कोर्ट में और पूरा परिवार जेल चला जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं। होने वाला होता तो हो गया होता। तो तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की बात करना उसी तरह से है जैसे शैतान वेद वाक्य बोलने लगे। कौन विश्वास करेगा? किस तरह से विश्वास करेगा? और जब उन्होंने एक नारा दिया था पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। तो मैं सोच रहा था कि
जिन परिवारों ने ये खबर सुनी होगी उन पर क्या बीत रही होगी, खासतौर से जिन लोगों ने अपनी जमीन देकर नौकरी ली। यानी एक संदेश है कि नौकरी चाहिए तो जमीन देनी पड़ेगी। हम पहले ऐसा कर चुके हैं, इसी मामले में परफॉर्मेंस है लालू परिवार का, नौकरी दी और जमीन ली। यह बिल्कुल सिद्ध बात है, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। जिन्होंने जमीन दी उनके कागजात है, जिनको नौकरी मिली उसके कागजात है। तो यह बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसमें पूरे परिवार के लोगों का जेल जाना लगभग तय है, केवल अदालत के फैसले की घोषणा होना बाकी है। तो बिहार के सारे ऐसे लोगों को डर जाना चाहिए जो चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और तेजस्वी यादव से आरजेडी से चाहते हैं तो तैयार रहिए अपनी जमीन देने के लिए। तो जमीन के बदले नौकरी मिलेगी, जो बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए आपको जमीन देनी पड़ेगी। तो उन्होंने मान लिया होगा कि भाई सब लोग जानते ही हैं, हम तो ऐसा कर चुके हैं, ये तो हमारी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। बाद में कहेंगे कि भाई हमने तो ये छिपाया नहीं था, हमारे परिवार ने जो किया, हमारे पिता ने रेल मंत्री रहते जो किया, उसका फायदा हमारे पूरे परिवार ने उठाया। तो अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा करेंगे तो हम क्यों चुप जाएंगे? तो बिहार के लोगों के मन में ये डर जो है वो चुनाव तक तो रहेगा ही कि अगर कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो पहले अपनी जमीन के आप जो कागज है वो तैयार कर लीजिए, तैयारी रखिए। जो खास तौर से जो लोग नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी बिहार में चाहते हैं, वो तैयार रहे कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने वो, तो आपको जमीन देना पड़ेगा अगर नौकरी चाहते हैं। तो ये है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। वो कैश नहीं लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो। चारा घोटाले की बात अलग है, वो उनके पिता के समय हुआ। 32 साल इससे पहले भारत के किस नेता को, किस पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हुई भ्रष्टाचार के मामले में, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। आपको याद हो तो बताइए। तो तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार पर बोलना यह ऐसी बात जिस पर किसी के लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन है, मैं कहूंगा असंभव है। अच्छा होता तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार की बात न करते, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी का, उनके परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरे बिहार को, पूरे देश की जनता को पता है। तो अभी तो उनके पिता केवल जमानत पर रिहा है, सजा उनकी पूरी नहीं हुई है, अभी सजा उनकी काफी बाकी है और नया मुकदमा तैयार है, उसका फैसला आने की देर है। और मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने से ज्यादा इस मुकदमे का फैसला आने में नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, जो परिस्थिति है इस समय, राजनीतिक परिस्थिति बिहार की, उसमें आरजेडी या महागठबंधन के सत्ता में आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन मैंने बात की शुरुआत की थी राहुल गांधी और कांग्रेस के सरेंडर से। तो पहला सरेंडर किया तेजस्वी यादव के सामने। पूरे अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी को एक बार भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। एक जगह मीडिया के लोगों ने पूछा तो टाल गए सवाल, और उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से यह बयान नहीं आया कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, चेहरा होंगे। लेकिन दबाव आरजेडी का तेजस्वी यादव का पड़ा और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी झुक गए, सरेंडर कर दिया। यहां तक तो फिर भी समझ में आता है कि व्यवहारिक राजनीति है। भाई आप छोटी सी पार्टी हैं, बिहार में आपका कुछ है नहीं। आरजेडी की कृपा से 19 विधायक जीते थे, 70 सीट दी थी, 19 केवल जिता पाए। ये आपका स्ट्राइक रेट था। उससे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल का था। लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी होने का जो अहंकार है वो जा ही नहीं रहा है। तो आपको लगा कि हम राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। तो तेजस्वी यादव तो हमारे सामने बहुत जूनियर, बहुत छोटे हैं, उनकी पार्टी बहुत छोटी है। तेजस्वी ने कहा यह सब नहीं चलेगा बिहार में, आप जो कुछ भी है बिहार के बाहर है, बिहार में आपकी हैसियत वही है जो हम तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को घोषणा करनी पड़ी, अशोक गहलोत को भेजा गया।
अब आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें गठबंधन के सारे मामलों की, जो भी पेंडिंग मामले हैं उनकी घोषणा होनी थी, बल्कि हुई भी, उसमें राहुल गांधी नहीं आए। 16 दिन घूमे बिहार में, और 16 दिन घूमने के बाद जो बिहार से भागे हैं तो अब तक लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन केवल आरजेडी के सामने, तेजस्वी के सामने झुक गए होते तो भी लोग मानते कि भाई ये व्यवहारिक राजनीति है, आप बिहार में छोटी पार्टी हैं, आरजेडी बड़ी पार्टी है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी है उनकी, एक भी विधायक नहीं है, खुद भी विधायक नहीं है, विधानसभा के सदस्य नहीं है। वो कहते घूम रहे थे सार्वजनिक रूप से कि सरकार बनी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो खैर, इस तरह के दावे चुनाव में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट करनी पड़ी महागठबंधन को। अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव को बैठे रहना पड़ा, एक और मनाने जाना पड़ा। अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव दोनों गए उसी होटल में, जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी में मुकेश सहनी ठहरे हुए थे, गए उनके कमरे में, मनाने गए। तो कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो गई किसके सामने? मुकेश सहनी के भी सामने। तेजस्वी यादव के सामने तो हुई ही। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा हुई, अशोक गहलोत को बोलना पड़ा कि मुकेश सहनी सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री होंगे। ये दुनिया में इतना बड़ा अजूबा आपने देखा नहीं होगा कि जिस पार्टी का वर्तमान विधानसभा में एक भी विधायक ना हो। जब से पार्टी बनी है तब से 3 या 4 विधायक जीते थे, जिसमें से 3 भाजपा में शामिल हो गए थे। यह है इस पार्टी का इतिहास। लोकसभा चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं जीते। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने की उनकी शर्त ही यही थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आज कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा मुकेश सहनी के सामने, और इस सरेंडर के साथ ही जो भी कुछ भी बेहतर करने की उम्मीद थी कांग्रेस और आरजेडी की, वो भी खत्म हो गई। जीत की तो मैं तो शुरू से मान रहा हूं कि जीत की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन यह संभावना जरूर थी कि मुकाबला अच्छा हो सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस संभावना को भी खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं मुकेश सहनी, मल्लाह समाज से आते हैं, उसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की तमाम जातियां हैं बिहार में। उन लोगों के प्रतिनिधियों पर क्या बीत रही होगी, उस समाज पर क्या बीत रही होगी। आखिर मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में उनकी ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसके कारण उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो यह डर कांग्रेस को सता रहा था, इसलिए अशोक गहलोत को घोषणा करना पड़ा कि और भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। गनीमत है ये उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने मंत्री बनेंगे सबको उप मुख्यमंत्री का पद नाम दिया जाएगा। अगर सरकार बने हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन सरकार बनने की संभावना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हर हफ्ते जो है मुख्यमंत्री बदलेगा, हर हफ्ते उप मुख्यमंत्री बदलेगा, ये ऐसी कोई भी घोषणा कर सकते हैं। तो वचनम किम दरिद्रम, जब कुछ आने वाला ही नहीं है, सरकार बनने ही वाली नहीं है, तो किसी को कुछ भी दे दीजिए। गनीमत है मुकेश सहनी का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो तब मैं जो है साथ आऊंगा। फिर तेजस्वी यादव का क्या होता? अब तेजस्वी यादव को तो यह भी पता नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद, जीतने का मतलब मेरा सरकार बनने से नहीं है, विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वो कितने दिन घर में रहेंगे और कितने दिन बाद फिर जेल चले जाएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो बीजेपी और एनडीए को अगर थोड़ी बहुत भी आशंका रही हो, थोड़ी बहुत भी चिंता रही हो, तो आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब चिंताएं दूर कर दी हैं कि 14 नवंबर को जब नतीजों की घोषणा होगी तो एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा उसके बाद। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन चुनाव अधिसूचना जारी हुई थी उसके अगले दिन सुबह जो वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि यह चुनाव मुझे 2010 के चुनाव जैसा दिख रहा है और एनडीए को 180 से 200 के बीच में सीटें मिलेंगी। अब मेरा मानना है कि अगर इससे ज्यादा भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा,
ये मैं बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूं। ये चुनाव तय करेगा कि तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा बिहार की राजनीति में, और उसके अलावा कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस आज जिस हालत में है उसमें भी नहीं रह जाएगी। सोचिए, जिस पार्टी के कम से कम 19 विधायक तो हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई। जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं है, जिस पार्टी का मुखिया खुद विधायक नहीं है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करनी पड़ी अशोक गहलोत को, मजबूरी में, न चाहते हुए। दो मजबूरियां, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित करना पड़ा और मुकेश सहनी के सामने सरेंडर किया और उनको डिप्टी सीएम घोषित किया। ये सरेंडर वाला जो महागठबंधन है उसको आखिर बिहार की जनता क्यों चुने? अभी तो सरकार बनी नहीं है, नतीजा आया नहीं है और सरेंडर का सिलसिला शुरू हो गया है। अब क्या कहना है राहुल गांधी का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा आरोप लगाते थे नरेंद्र सरेंडर कि ट्रंप ने डराया धमकाया और सरेंडर कर दिया मोदी ने। अरे भाई, ट्रंप की तो बहुत बड़ी हैसियत है, ये मुकेश सहनी की क्या हैसियत है बिहार की चुनावी राजनीति में, जिसके सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसने सरेंडर कर दिया। तो मुकेश सहनी ने बताया कि कांग्रेस अंदर से कितनी कमजोर है, उसको घुटनों के बल लाया जा सकता है अगर आप तय कर लें। तो मुकेश सहनी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं इस बात के लिए। उन्होंने पूरे देश को दिखाया कि कांग्रेस को घुटने पर कैसे ला सकते हैं, राहुल गांधी का गुरूर कैसे तोड़ सकते हैं। अब न तो एसआईआर की चर्चा सुनाई दे रही है बिहार में महागठबंधन की ओर से, न वोट चोरी की बात सुनाई दे रही है, न वोट यात्रा की बात हो रही है, और न राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। बिहार का चुनाव होने जा रहा है। जो 16 दिन की यात्रा में बिहार की राजनीति में राहुल गांधी दिख रहे थे, अब राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। ट्विटर पर भी उनका कोई बयान नहीं आया, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो नहीं आया है। आखिर इस सरेंडर के बाद वो बिहार जाकर बोलेंगे क्या? भ्रष्टाचार पर क्या बोलेंगे? 32 साल की सजा पाए हुए नेता के बगल में खड़े होकर आप भ्रष्टाचार के विरोध में बोलेंगे, कौन सुनेगा? जिस परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में चार्जशीट फाइल हो चुकी और अदालत उसकी कॉग्निजेंस ले चुकी, उस नेता के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या बोलेंगे? और आपके परिवार का रिकॉर्ड क्या है? आप खुद और आपकी मां सोनिया गांधी दोनों जमानत पर रिहा हैं नेशनल हेराल्ड केस में। उसमें घोटाला, 420 और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे आरोप हैं। तो बिहार के चुनाव का नतीजा, अगर कोई शंका बची थी तो आज पूरी तरह से घोषित हो गया। ऐसे बहुत कम रेयर चुनाव होते हैं जिनका मतदान के आखिरी दिन से पहले ही नतीजा मालूम हो जाए। बिहार का विधानसभा का चुनाव वैसा ही है। बस हमको आपको सिर्फ 14 नवंबर का इंतजार करना है, जब चुनाव आयोग नतीजों की घोषणा करेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।